शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर 1 का जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि वाई देयर इज़ अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीज़न। कि क्या ज़रूरत है कि हम केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेज जिसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इन्वायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री को इतनी ज़्यादा ब्रांचेज में क्यों डिवाइड करते हैं। 3 रीजंस के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल, प्रॉपर और ईजी आंसर है वो ये है कि वी डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस बिकॉज पहली रीज़न, केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट स्टडीज़ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। कि केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही वसी और इल्म है, ये बहुत ही वसी वास्ट सब्जेक्ट है और ये मैटर की तमाम टाइप्स को स्टडी करता है। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, और एक हमारे पास जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन है, प्लाज्मा। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन ही यही है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि ये मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस और जो है कंपोजिशन को स्टडी करती है। अच्छा, इसकी ना मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है ना अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर चीज़ में केमिस्ट्री नज़र आएगी। आपके इर्द गिर्द जितनी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें हैं, वायरिंग है, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री मौजूद है। इवन आपके बदन पे जो कपड़े हैं, लिबास है, उसके अंदर भी केमिस्ट्री है। और अगर आप गौर करें तो आपके वजूद के अंदर, बॉडी के अंदर भी केमिस्ट्री मौजूद है। आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम का एलिमेंट है, आपके मसल्स, नेल्स, हेयर्स, इनके अंदर प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। आपकी बॉडी 16 बायो एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो केमिस्ट्री तो प्यारे बच्चों आपके वजूद का हिस्सा है, ये आपके वजूद से शुरू होती है और कायनात में हर जगह फैली हुई है। तो इतना वसी इल्म है कि हम इसको इकट्ठा स्टडी नहीं कर सकते। अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फोकस लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिएक्शन। अब जो केमिस्ट्री की हमने हर ब्रांच बनाई, हर ब्रांच का अपना एक पार्टिकुलर फील्ड है या फोकस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना चाहता हूँ तो मैं पूरी केमिस्ट्री को स्टडी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसकी एक पार्टिकुलर ब्रांच बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करूँगा। अगर मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करूँगा और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने इस प्लास्टिक पे गौर करें, ये जो बोर्ड मार्कर है, ये प्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में बनाया जाता है और ये पॉलीमर केमिस्ट्री में जाता है। तो मैंने अगर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करना है तो मैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस का सहारा लूँगा और अपने एक पार्टिकुलर फोकस पे जाकर उसको स्टडी कर सकता हूँ। तीसरी रीज़न क्या है, इट हेल्प साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स टू स्टडी डीपली एंड ईजिली बाय फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। ये वही बात जो अभी मैंने आपको रिपीट की कि जब आप ब्रांचेस में केमिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं तो साइंटिस्ट और स्टूडेंट दोनों को ये बात का फ़ायदा हो जाता है कि आप एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर या एक पार्टिकुलर कंपाउंड की स्टडी कर सकते हैं। मसलन अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन की, तो आप सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें। अगर आप कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करें। तो ये फ़ायदा होता है ब्रांचेस का कि जब हम केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक पार्टिकुलर फोकस, एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके हम केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट किया था
तो आज हमारे पास उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हिच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कहते हैं जी रिएक्शन जो है वो एटम के जो बाहर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं और एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांचेस इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डील करती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके सामने ये एटम का एक सिंपल सा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर शेल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक वो रिएक्शंस करते हैं और दूसरा इस एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एटम के इस न्यूक्लियस की वजह से होते हैं। तो ये पूछना चाहता है कि ये जो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इनको हम केमिस्ट्री की किस किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास इसका जवाब ये है कि रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच जो उन रिएक्शंस को स्टडी करती है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री है। और याद रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डीप इनसाइड जाके स्टडी करते हैं कि एटम्स आपस में मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर कैसे रिएक्ट करते हैं, जिसकी मेन एग्जांपल आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है कि कैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम इसमें करते हैं। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब दूसरी चीज वो है कि रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस दैट आर स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं जिनमें हमारे पास रेडियो एक्टिविटी आ जाता है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर अलहदा टॉपिक भी दिया गया है। इसमें ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो जो अनस्टेबल होते हैं वो अपनी हाई एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। या फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं जिसमें फ्यूजन है या फिशन है कि कैसे एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, ये छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। ये जो सारे रिएक्शन जो न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं वो सारे हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने ये देखा कि कौन सी 2 टाइप्स जो है केमिस्ट्री के ब्रांचेस इन 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन से डील करती हैं। तो पहली है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरी है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो 9th क्लास केमिस्ट्री की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किस किस्म की प्रॉब्लम्स को, मसलों को हल करते हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं या उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जवाब है प्यारे बच्चों हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहला है जी एनालिसिस ऑफ अ गिवन सैंपल, और वो एनालिसिस क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि लेट सपोज ये बीकर के अंदर मैंने आपको एक जो है सैंपल भर के दिया, ठीक है, ये हमारे पास बीकर है और बीकर के अंदर ये मेरे पास जो है एक सैंपल है, ठीक है, अननोन सैंपल है, मैंने आपको दे दिया। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि इस सैंपल के अंदर क्या है, ये क्या चीज़ है, ये किन चीज़ों से मिलके बनी है, किन कंपोनेंट से मिलके बनी है। तो आप इस सैंपल का जो एनालिसिस है, तज्जिया है, वो किस ब्रांच में करते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब वो तज्जिया जो है एनालिसिस क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिक फ़र्क ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप जस्ट उसकी क्वालिटीज़ को स्टडी करते हो। मसलन इस सैंपल का कलर क्या है, इसका जो है जायका कैसा है, टेस्ट कैसा है, चख के देख लेना। हो सकता है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको चखने से बस इन्ना लीला हो जाता है, तो खैर इसके अलावा उसका जो है स्मेल कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम उसकी क्वालिटीज़ को स्टडी करते हैं। क्वांटिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। बल्कि जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो सैंपल आपको मिला है इसके अंदर मानो कंपोनेंट हैं 5 A B C D
और ई, ठीक है। इसमें 5 कंपोनेंट हमारे पास हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि इस टोटल सैंपल में ये जितने भी कंपोनेंट हमें मिले हैं इन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी कितनी है, मतलब अगर 100 ग्राम सैंपल था तो वो कितने कितने ग्राम कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं, तो हम इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसकी एक सादा सी मिसाल और भी है कि जैसे आप जानते हैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं 2 स्टेटमेंट दूंगा, इनको ज़रा गौर से सुनना है। पहली स्टेटमेंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन अल्कोहल, तो कि अल्कोहल से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, आपने वाटर की एक क्वालिटी बताई, अल्कोहल की भी एक क्वालिटी बताई। लेकिन जब आप ये मेंशन कर दोगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और अल्कोहल का 78 है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है, तो तब आपने उसके अंदर क्वांटिटी मेजर की, क्वांटिटी ऐड की कि भाई जी वाटर का 100 और अल्कोहल का 78, तो ये आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। तो कोई भी अननोन सैंपल आपको मिले तो उसका हम एनालिसिस जो है वो किस ब्रांच में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आपको कोई अननोन सैंपल मिला, आपको नहीं पता लग रहा क्या है, तो वो प्रॉब्लम हल करने के लिए आपके पास कौन सी ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरी मेन चीज़ जो ये हमें बताती है वो ये करती है जी सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मैं मिसाल के साथ आपको लेकर चलता हूँ। मैंने आपको ब्लड का एक सैंपल दिया, ये ब्लड का एक मैंने आपको सैंपल दिया और मैंने आपसे पूछा हाँ जी मुझे बताओ इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके ब्लड बना है और वो कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद हैं, एनालिसिस करो। तो वो एनालिसिस करने के लिए 3 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो अप करोगे। पहला स्टेप है जी सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अलग करना, ठीक है। मतलब इस सैंपल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं पहले स्टेप में आपने उन कंपोनेंट्स को अलहदा करना है। अलहदा करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और बड़ी नामवर टेक्निक क्रोमेटोग्राफी है जो आप एफएससी में उसका कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने इन टेक्निक्स का सहारा लिया और ब्लड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलहदा कर लिया। मानो ये ए रेड ब्लड सेल्स हैं, बी वाइट ब्लड सेल्स हैं, सी प्लेटलेट्स हैं, डी हार्मोन्स हैं, ई प्रोटीन है। ये मुख्तलिफ चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। आपने इनको क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। अलहदा करने के बाद दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शनाख्त करना, पहचानना। आपने कंपोनेंट अलहदा कर लिए, अब आपको नहीं पता वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब आप उन कंपोनेंट को पहचानोगे कि भाई ए कंपोनेंट कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा। अब इन कंपोनेंट्स को पहचानने के लिए ना हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में मुख्तलिफ जो है टेक्निक्स का सहारा लेते हैं, जिसमें हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, XRD एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक है। ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने पता लगवा लिया कि इस सैंपल में ये जो 5 कंपोनेंट ABCD निकले थे, ये रेड ब्लड सेल है, ये वाइट ब्लड सेल है, ये प्लेटलेट्स है, ये प्रोटीन्स हैं और ये हार्मोन्स हैं। मतलब मुख्तलिफ टेक्निक से आप पहले आप उनको अलहदा करोगे, फिर आप उनको पहचान लोगे। तीसरा काम करना है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। अब आपने ये करना है कि जो 5 कंपोनेंट आपको इस सैंपल में मिले हैं, हर सैंपल के कंपोनेंट के जो अमाउंट है उसको निकालना आपने। मसलन सिंपल है कि अगर ये आपको मैंने ये जो सैंपल दिया ये टोटल 100 ग्राम का है, तो पता लगवाओ कि ये जो 5 कंपोनेंट निकले हैं ये इस 100 ग्राम में कितने कितने ग्राम है। मानो ये 10 ग्राम है, ठीक है, बी 20 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, ठीक है, टोटल 40 हो गया। ये 20 ग्राम है, 60 और ये 40 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम टोटल पूरा हो गया। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, कि उस सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं, जो आपका बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो क्वालिटेटिव में आती हैं कि आप पहचानो जी इनमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनको अलहदा करो। जब आप उनकी
क्वांटिटी भी मेजर करोगे वो आपका कौन सा आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जितनी लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई हैं, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल, और कितने टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर को, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है आपकी लैब्स जो हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, मटीरियल लैब, इनके अंदर अननोन सैंपल हैं, टेक्नोलॉजी है, इसके हम सैंपल्स की कंपोजिशन को, एलिमेंटल कंपोजिशन को पहचानते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये सारा जो फील्ड है वो कौन कवर करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है जी, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस। कि ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों के अंदर हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इनमें बुनियादी फर्क क्या है उसको आप वाजे करें। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ग्रेफाइट और ग्रेफीन के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर से। तो ग्रेफीन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। ग्रेफीन क्या है कि इसके अंदर कार्बन एटम की एक लेयर होती है, लेकिन खास बात यह है कि वो कार्बन एटम हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब सवाल ये है कि हेक्सागोनल पैटर्न कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, हेक्सागोनल पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग होती है, ठीक है, और हर कॉर्नर पे हमारे पास जो है ये कार्बन एटम मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास एक हेक्सागोनल पैटर्न है। सेम इसी तरीके से एक और हेक्सागोन आपके साथ यहाँ पर अटैच होगी, एक और यहाँ पर अटैच होगी, तो ये आपके पास एक जो है एक लेयर बन जाएगी। इसे कहते हैं लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेफीन स्टैक्ड टुगेदर। अब ये जो एक लेयर है इसको उठा के आप ऐसे स्ट्रेट करें, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ज्यादा सारी ग्रेफीन की लेयर आप स्टैक कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट। आपकी आसानी के लिए मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर रहा हूं। तो ये जरा पहले आप ग्रेफीन का स्ट्रक्चर देखें। तो इसमें हमारे पास सिंगल ही लेयर है जो भागी जा रही है और जिसमें कार्बन एटम जो है वो हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो भी डॉट है वो हेक्सागोन के नुकरों पर, कॉर्नर्स पर वो कार्बन एटम है। अब इसके मुकाबले में अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। साइड पे आपके पास बल्क फॉर्म में ग्रेफाइट है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पेंसिल के सिक्के वगैरह में यूज होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ दूसरी डायग्राम में देखें तो एक हेक्सागोनल लेयर, दूसरी, तीसरी, यानी ज्यादा सारी लेयर्स को जब आप स्टैक कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ग्रेफाइट। एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो लेयर्स के दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं ये बहुत ज्यादा वीक होती हैं, इसलिए ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं। और इसी वजह से हम ये पढ़ते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है और कंडक्टिव होता है। सॉफ्ट और स्लिपरी इसी वजह से होता है क्योंकि इन लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती हैं और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, तो इसलिए जब हम इनको छूते हैं तो ये हमें स्लिपरी महसूस होता है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बात आ गई, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट मूव करें तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है और कंडक्टिव है। इसके मुकाबले में अगर आप ग्रेफीन की सिंगल लेयर की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर होती है और इसी वजह से इस ग्रेफीन की लेयर के आजकल ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, एंड एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और बिजली और हरारत दोनों की ये बेहतरीन कंडक्टर होती है ग्रेफीन की लेयर। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो ग्रेफाइट आपके पेंसिल्स के सिक्कों में, ये जो कच्ची पेंसिल होती है लेड पेंसिल के सिक्कों में यूज होता है। लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये स्लिपरी होता है तो ये हमारी फ्रिक्शन को कम कर सकता है, इसलिए हम इसे लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। और हम इसे एक इलेक्ट्रोड मटेरियल के तौर पे भी यूज करते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा फील्ड है जिसके अंदर बैटरीज आ जाती हैं, सेल्स आ जाते हैं, तो उनके अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज किया करते हैं सेल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये भी ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं जिन्हें एनोड के थोड कहते हैं, मे भी आपके पास इसका कुछ कंसेप्ट हो, तो हम ये इलेक्ट्रोड इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं। अब आ जाओ इसकी तरफ। इसके यूजेस जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और सेंसर्स हैं। सेंसर्स के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स होते हैं जो माहौल के अंदर आलूदगी को, पोल्यूशन को सेंस कर सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं, बायोमेडिकल सेंसर्स होते हैं। ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज़ को कहते हैं। बहुत ही माइक्रो
माइक्रो छोटे लेवल पे हम ये चीज़ें बनाते हैं और फिर इनको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हल करेंगे और उसको समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट, कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अहम क्यों होते हैं। तो इसकी रीजन समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। तो इस पूरी डेफिनेशन में दो चीजें आपने समझनी है। एक, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो मैटर की कंप्रेस्ड स्टेट है, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट का मतलब ये है कि जब आपने कोई लिक्विड या गैस लिया तो गैस लेकर आप उसके ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि गैस कंप्रेस हो गई है। ठीक है, तो हम इसमें ना कुछ टर्म्स होती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। आपने इस जब किसी लिक्विड या गैस का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा आप जब उसको लेकर जाएंगे तो उस वक्त ऐसा हो जाता है कि वो सब्सटेंस ना लिक्विड रहती है ना गैस रहती है। मीन टू से, सादा अल्फाज में कहने की बात ये है कि आप फर्क ही नहीं कर सकते कि क्या ये लिक्विड है या गैस, बल्कि उस वक्त वो सब्सटेंस ऐसे बिहेव करती है कि उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और गैस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ऐसी सब्सटेंस जब उसको हम किसी हाईली कंप्रेस स्टेट पर लेकर जाएं और उस वक्त वो लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करे, दोनों के तौर पे बिहेव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मिसाल ले लें, सिंपल सी, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल गैस है। अगर आप इसका टेम्परेचर 31.1 डिग्री से अबव ले जाएंगे और सेम टाइम पे प्रेशर उसका 73 atm से बढ़ा देंगे, तो जब आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। एट दैट सपोर्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ गैस नहीं रहती, बल्कि वो गैस की प्रॉपर्टीज भी शो करती है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी शो करती है। अब बाकी ये बनते कैसे हैं, इनके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए आपने इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देनी। अंडरस्टैंड करने की बस बात यह है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक ऐसी सब्सटेंस है जो लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस, कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। पहली एप्लीकेशन वो ये कहता है, दे कैन डिसॉल्व सब्सटेंसेस दैट नॉर्मल लिक्विड्स और गैसेस कैन नॉट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की खास बात यह है कि ये उन सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं जो नॉर्मल सॉल्वेंट या गैसेस नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। आपकी जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है कैफीन। कैफीन एक स्टिमुलेंट का काम करता है, मतलब ये आपको सोने नहीं देता, अलर्ट करता है मेंटली तौर पे। ठीक है, ये ब्रेन के एक पार्टिकुलर पोर्शन पे जाके उसको आपको स्लीप का जो फैक्टर है उसको ख़त्म करता है, मतलब कम करता है और आपके अंदर अलर्टनेस लाता है। तो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, कि मतलब वो चाहते हैं कि उसमें कैफीन ना हो। तो अगर हमने उस कॉफ़ी बीन्स के अंदर से वो कैफीन वाला केमिकल अलहदा करना है तो हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हम उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ये पास करेंगे, वो उस कैफीन केमिकल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और उस कैफीन केमिकल को उस कॉफ़ी बीन्स के अंदर से अलहदा कर देगा। और उस कॉफ़ी बीन्स का ना जायके वाले जो टेस्ट वाले केमिकल्स हैं वो भी ख़राब नहीं होते, उसकी कंपोजिशन भी ख़राब नहीं होती। अगर इसकी बजाय सुपर क्रिटिकल की बजाय आप नॉर्मल लिक्विड इस्तेमाल करें तो वो क्या करते हैं, कैफीन को निकालने के साथ साथ उसके जो टेस्ट वाले केमिकल्स हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं, मतलब कॉफ़ी का जायका आपका ख़राब हो सकता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो सब्सटेंसेस जो नॉर्मल लिक्विड में या नॉर्मल गैसेज में हल नहीं होती वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में हल हो जाती हैं। फिर हम इनका इस्तेमाल करके उन सब्सटेंसेस को किसी भी सैंपल में से अलहदा कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, दे कैन रिप्लेस हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन केमिकल प्रोसेस। जो बात अभी मैंने की कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जहरीला है, टॉक्सिक है, और आप चाहते हो कि आपने उसको वहाँ से निकालना है, या आप उसकी जगह कोई एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना चाहते हैं जो टॉक्सिक ना हो, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड उसके लिए बेस्ट चॉइस है। ठीक है, ये टॉक्सिक या हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की रिप्लेस कर सकते हैं आप, उनकी जगह इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने केमिकल रिएक्शंस को कैरी करवा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दे आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड मटेरियल सिंथेसिस। ये बहुत सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर आजकल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी इन्हीं खसूसियात और एप्लीकेशंस की वजह से। फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन से
रिलेटेड है, जितनी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती हैं उन प्लांट्स के अंदर, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ होते हैं, कुछ मटेरियल बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हल करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, कि सूरज जो है हमारे सूरज बाबा उसके अंदर मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जवाब है उसका कि इन द सन मैटर एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट, कि सूरज के अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 से 3 बेसिक चीजें समझानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं, उनको आपने अच्छे से ग्रैब करना है, इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएंगे। पहली चीज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज मैटर, दूसरी चीज व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि प्लाज्मा बनता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज कि मैटर क्या है। देखो कायनात की कोई भी चीज जो मास रखे और जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मिसाल के तौर पे ये बोर्ड मार्कर है, ये मास भी रखता है और इसको मैं रखूं तो ये जगह भी घेरता है, मैटर है। इसके अलावा बोर्ड, दीवारें, ये घर, ये जमीन, कायनात के अंदर हर वो चीज, इसमें हम भी शामिल हैं क्योंकि हम भी मास भी रखते हैं और जगह भी घेरते हैं। तो ये हर चीज हमारे सराउंडिंग में इंक्लूडिंग अस मैटर है। अब मैटर बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, उसमें आती है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बेसिकली मैटर जो है वो आपकी इन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और चौथी स्टेट आपकी होती है प्लाज्मा। इनकी आप कॉमन एग्जांपल देख लें, सॉलिड ये सॉलिड फॉर्म में है, ये बोर्ड सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में आपके पास जूसेस हैं, ब्लड है, मिल्क है, और गैस आपको पता है एटमॉस्फेयर जो है आपका सारा गैसी से भरा हुआ है। ये 3 स्टेट्स का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये वो 3 स्टेट्स हैं मैटर की जो नॉर्मल कंडीशंस पे एग्जिस्ट करती हैं, मसलन नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर पे। इनको देखने के लिए आपको कोई हाई टेम्परेचर या कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगानी नहीं पड़ती। लेकिन ये जो चौथी स्टेट है ना इसकी, ये जो प्लाज्मा स्टेट है, ये मैटर की वो स्टेट है जो नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जमीन का है 45 डिग्री, 40, 35 नॉर्मल, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम इन 3 के साथ इसका जिक्र भी नहीं करते। हम इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखते हैं और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि ये मैटर की वो स्टेट है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जाकर बनती है। और ये हाई टेम्परेचर जो है ना, ये मैं कोई नॉर्मल टेम्परेचर 100-200 की बात नहीं कर रहा, ये हाई टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ केल्विन, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50 हज़ार केल्विन जब पे जाकर ये प्लाज्मा स्टेट बनती है। अब सवाल ये है कि ये बनती कैसे है। अब आपने ये समझना है, प्लाज्मा स्टेट जो है इट इज़ अ वेरी हॉट स्टेट, बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके बनती है। चार्ज गैस होती है, मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे और आपके पास न्यूट्रल एटम होंगे। ये 3 चीज़ें प्लाज्मा स्टेट के अंदर होती हैं। अब ये बनती कैसे, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आपने एक ग्लास ट्यूब ले ली, मतलब एक ट्यूब के अंदर आपने गैस भर ली, ये गैस के एटम्स हैं, ये गैस के मालिक्यूल्स लेने, और मालिक्यूल्स में एटम होते हैं, समझे ये गैस के मालिक्यूल्स हैं और उन मालिक्यूल्स में एटम होते हैं। कोई भी आप रफली समझ लो, हाइड्रोजन गैस भर ली, हीलियम गैस भर ली, नियोन गैस भर ली, जो आपका दिल कहता है मान लो। ठीक है, मैंने इसके अंदर गैस भरी, फिर मैंने इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जब मैं इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर पे मैं इसको लेके जाता हूँ, तो इन गैस के मालिक्यूल्स के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। मसलन मैं आपको समझाता हूँ, ये एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर उसके ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जो है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसको रफली जितने भी है मैंने भर लिए। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं तो गैस के मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो एटम से क्या आ जाते हैं, बाहर। इस प्रोसेस को कहते हैं हम आयोनाइजेशन। और उस वक्त फिर ये एटम नहीं रहता बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन के अंदर। अब ये बात आपने गौर से ग्रैब करनी है, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं बाहर उतने नेगेटिव चार्ज हैं। लेकिन मान लिया जब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी 8 होने हैं।
तो जब एटम था तो अंदर 8 प्रोटॉन बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो न्यूट्रल है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो 8 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, तो एक पॉजिटिव चार्ज इजाफी हो जाएगा। तो इस एटम के ऊपर मैं रफली m लिख देता हूं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज आयन, और केमिस्ट्री की ज़बान में इसको कहते हैं केटाइन। क्या कहते हैं? ये आयन की वो टाइप होती है। आयन क्या होता है? आयन एनीथिंग विच कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो केटाइन है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनाइन है। अब जरा गौर से समझो, इस ट्यूब के अंदर जब मैंने हाई टेम्परेचर किया, इस एटम से या मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसमें से भी बाहर आया, इसमें से भी बाहर आया, इधर से भी एक बाहर आया, इधर से भी बाहर आया, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये भी बन गया पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, और ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। अब इस ट्यूब के अंदर अगर आप गौर करो तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी चीज़ पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है, और तीसरी चीज़ कुछ न्यूट्रल एटम भी मौजूद हैं। इस 3 चीज़ों के कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हो? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? वेरी हॉट स्टेट है, इसमें चार्ज्ड गैस होती है, किस से मिलके बनी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये आयंस हो गए, और साथ कुछ न्यूट्रल एटम जिनकी अभी आयनाइजेशन नहीं हुई, यानी जिनमें से इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकले। तो ये आपकी प्लाज्मा स्टेट है। इट इज़ फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटनिंग। ये स्टार जितने भी, जिसमें हमारे सूरज चाचा भी शामिल हैं, इनके अंदर, और ये जो लाइटनिंग होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास केमिस्ट्री की चैप्टर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 7 उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन, कि ग्रेफीन की क्या अहमियत है उसको आप बयान करें। ठीक है, तो ग्रेफीन के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था, जब मैंने आपको ग्रेफीन और ग्रेफाइट का डिफरेंस समझाया था। ठीक है, तो जिसको ग्रेफीन का बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है तो आप वो शॉर्ट क्वेश्चन वो वाली वीडियो देखें, तो आपको ग्रेफीन के बारे में सारी डिटेल कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रेफीन के बारे में अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हमने उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है ताकि हम उसकी अहमियत को बता सकें। तो ग्रेफीन क्या है? ये स्ट्रोंगेस्ट है, मैंने वहाँ बताया था। ये कार्बन की हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर एक लेयर होती है, इसको हम ग्रेफीन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, थिनर बहुत बारीक होती है, उसके साथ साथ लाइट वेट, इसका वेट भी बहुत कम होता है, और मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है, मतलब ये करंट को बहुत अच्छे तरीके से पास करवा सकती है। तो ये ग्रेफीन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने अच्छे से ज़हन में रखनी है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज की बिना पर ग्रेफीन को हम बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्रेफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिनर है, लाइट वेट है, और सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल है। इसलिए हम सुपर कैपेसिटर बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साइज जो है वो स्मॉल से स्मॉल हम कर सकें, स्मॉलर कर सकें, और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट जो है फास्ट चार्जिंग बैटरीज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज के अंदर हम ग्रेफीन को यूज़ करते हैं, बैटरीज के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स बनाने के अंदर इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन स्क्रीन्स को हम डिफरेंट टेलीविजन, टेलोग्राफिक या इस तरीके के जो प्रोजेक्टर्स हैं इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टॉक्सिक मेटल्स आयन डिटेक्शन, यानी आपके कोई सैंपल है, ज़मीन का है या फिर किसी वेस्ट वाटर का सैंपल है, तो उसके अंदर अगर आपने किसी जहरीली मेटल को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप ग्रेफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोकैटालिसिस में भी ग्रेफीन का यूज़ होता है, जिसके अंदर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी है जिसके अंदर डाइज वगैरह होती हैं, तो हम उन डाइज को, जहरीले केमिकल्स को ख़त्म करने के लिए ग्रेफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंसर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंसर जो है वो बायोमेडिकल सेंसर भी हो सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर कैंसर वाले पार्ट को आपने सेंस करना हो, या किसी बीमारी को सेंस करना हो, किसी जहरीले केमिकल को या मेटल को सेंस करना हो, तो सेंसर के तौर पे ये इस्तेमाल किए जाती हैं। तो ये ग्रेफीन की बेसिक यूजेज हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। सेंटर में आपकी ग्रेफीन बनी हुई है, लेयर्स हेक्सागोनल पैटर्न की, और साथ उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, एनर्जी स्टोरेज में है, और 3D प्रिंटिंग में है, बायोमेडिकल साइंस में है, जिसमें हम ड्रग, जो कोई भी दवाई हम दे रहे हैं तो उसको अपने टारगेट टिश्यू तक या ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए भी हम ग्रेफीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस आप इनको ज़रा ओवरव्यू कर लें। तो ये एप्लीकेशंस आप बताएंगे तो आपका
आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि ग्रेफीन कितनी ज़्यादा अहम है। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू, कि इस दुनिया में जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं, ज़्यादातर मटेरियल थिंग्स मैटर की किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि इस दुनिया में जितनी ज़्यादातर मटेरियल थिंग्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था मैटर क्या है और मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस फंडामेंटल बुनियादी स्टेट्स हैं और एक चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा। हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी के लिए ये आपने याद रखना है कि इस दुनिया में जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि आपका जिस रूम में बैठे हैं, दीवारें, बेड, फर्नीचर, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, ये सारी किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड में। लिक्विड और गैस इसके मुकाबले में आपको बहुत थोड़ी मिलेगी, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, आप इस रीज़न को ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, वरना आंसर यहाँ तक भी पूरा हो जाता है। लेकिन आप अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि सॉलिड के पास बेटा जी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। उनकी एक शेप वाज़े होती है और वो एक वाज़े जगह घेरते हैं। लिक्विड और गैसेस में ये चीज़ नहीं पाई जाती, उनकी डेफिनेट शेप जो है वो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं और उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। सिंपली मतलब ये, अगर सॉलिड का सैंपल है तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजली पैक होंगे और इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से इनकी डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्लोजली पैक नहीं होते, गैस में तो और ही बहुत दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं आते, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और यही इस चीज़ को सुटेबल बनाती है, जिसकी वजह से हम सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं या अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अपने इर्द गिर्द देखें जितने भी हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, ठीक है, फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तक, या आप इधर देख लें नेचुरल वर्ल्ड में आ जाएं तो आपको मोस्टली चीज़ें सॉलिड फॉर्म में ही मिलती हैं, ठीक है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।